हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर लॉज ऑफ मोशन का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है इस तरह से। हमसे पूछा जाता है कि हाउ इज सेकंड लॉ कंजिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ जो आपका था फर्स्ट लॉ से कैसे कंसिस्टेंट होता है। तो सेकंड लॉ से आपको पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F=m×a। अगर देखिए फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं कि फर्स्ट लॉ जब तक फोर्स ना लगाए तो एफ अगर जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक कि फोर्स बॉडी पर नहीं लगाओगे तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। तो फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो यानी बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो ये तो फर्स्ट लॉ था। तो ये इस तरह से कंसिस्टेंस करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा, गिव 3 इक्वेशन फॉर 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फोर्स। गिव इक्वेशंस फॉर 3 कंपोनेंट्स। अब 3 कंपोनेंट कौन होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फोर्स। अब वेक्टर फोर्स के लिए 3 कंपोनेंट। तो आपको पता है फर्स्ट कंपोनेंट हम देख सकते हैं। तो 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, एक्सक्यूज मी। तो एफ एक्स, एफ आई, एफ जेड 3 वेक्टर फोर्स हो गए हमारे पास 3 डायरेक्शन में। तो हम एफ एक्स के लिए लिखते हैं फोर्स ऑफ वेक्टर फोर्स एफ एक्स इजगल टू, हम क्या लिखेंगे इसको। अब होता है फोर्स अकॉर्डिंग सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो पी एक्स अपॉन डी टी, डी पी एक्स अपॉन डी टी। और डी पी एक्स अपॉन डी टी को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसको ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वेक्टर फोर्स हो गया। इसी तरह से सेकंड को हम कैसे लिखेंगे, एफ वाई इन वाई कॉम्पोनेंट वाला, तो डी पी वाई अपॉन डी टी। और इसी को हम लिखेंगे एम ए वाई, एक्सेलरेशन इन वाई कॉम्पोनेंट। मास तो सेम रहेगा, मास तो तीनों कॉम्पोनेंट में सेम रहेगा। और थर्ड हम लिखेंगे जेड कॉम्पोनेंट वाला फोर्स, इसको लिखेंगे डी पी जेड अपॉन डी टी। इसको लिखेंगे मास इंटू ए जेड, जेड इन कॉम्पोनेंट ऑफ। इसके बाद आपकी देखिए अगला क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन दे रखा है कि 2 पार्टिकल्स हैं ए एंड बी कोलाइड टू सेपरेट आउट। देखो दो दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, ये कोलाइड करते हैं और उसके बाद अलग हो जाते हैं। तो हमसे कह रहा है कि जो इनका टोटल मोमेंटम है वो शो करो, सो दैट देयर टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हमसे कहा गया कि इनके टोटल मोमेंटम कंजर्व है, शो करिए। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब टकराने से पहले का मोमेंटम का सम और टकराने के बाद के मोमेंटम सम के इक्वल आ जाएगा। तो दो दो हमारे पास पार्टिकल हैं ए और बी। तो मान लो ये अगर टकराने से पहले का मोमेंटम इनका है पी ए और पी बी, पी और पी बी, ये मोमेंटम हो जाता है इनका। तो पार्टिकल कोलाइड और सेपरेट हो जाते हैं मोमेंटम पी और पी बी के साथ, पी डैश और पी बी डी के साथ। यानी टकराने से पहले मोमेंटम पी ए पी बी है और टकराने के बाद आफ्टर, ये बिफोर कोलिजन वाला सीन है। इसके बाद ये जब टकराएंगे तो ए और बी अलग हो जाएंगे टकराने के बाद। तो अलग होने के बाद क्या हो जाएगा, इनका मोमेंटम पी ए डैश, इसका मोमेंटम हो जाएगा पी बी डैश, या आफ्टर कोलिजन। अब दोनों जब कोलाइड होंगे तो टकराने से पहले का मोमेंटम का सम इक्वल टू टकराने के बाद का मोमेंटम। तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मोशन का। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए एंड ड्यू टू बी इज गिवन बाई। तो दोनों पर फोर्स लगता है, आप जब टकराते हैं तो फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, एफ ए बी लिखते हैं उसको। वो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी बी डैश माइनस पी ए डैश अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
जहाँ टी है टाइम इंटरवल, जो टकराने में टाइम लिया इसने। इसी तरह से एफ बी ए, बी भी तो ए पे फोर्स लगाएगा जब बी ए पे लगा रहा है, तो ये जाएगा अच्छा ए की मोमेंटम में चेंज कितना आया, पी ए डैश माइनस पी ए, सॉरी पी ए डैश माइनस पी ए होगा। इसी तरह से बी की मोमेंटम में कितना चेंज आया, पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन टी। अब दोनों फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एफ बी ए इजक्वल टू माइनस एफ बी ए होता है, एफ ए बी इजक्वल टू एफ बी ए होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है जितना फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल कर लो, तो पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन टी इजक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन टी। टी से टी कट जाएगा दोनों, तो ये जगह पी ए डैश, और पी बी डैश जब इधर आएगा तो पी ए डैश अपनी जगह पर, सॉरी यहाँ पर माइनस भी था बाहर से, तो देखिए माइनस का पी बी डैश हो जाएगा, इधर आगे प्लस पी बी डैश हो जाएगा, ये माइनस माइनस अंदर पी बी हो जाएगा, और माइनस पी ए जब इधर आएगा तो प्लस पी ए हो जाएगा। तो देखिए ये जो पी ए डैश और पी बी डैश क्या है, द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन, तो सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, तो कंजर्व हो गया यहाँ पर। तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, हम लिखेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वल आगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड हो गया यहाँ पर, यही शो करना था हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ बुलेट ऑफ मास 0.54 kg, एक बुलेट है, मास का बुलेट है, इसको हम बोल देते हैं M1, 0.04 kg, हमको बुलेट का मास दे रखा है। मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे रखी है V1, 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रही बुलेट आगे को। एंटर्स हैवी वुडन ब्लॉक, एक हैवी वुडन ब्लॉक पे टकराती है, एक ये ब्लॉक रखा है और ये बुलेट यहाँ से जा रही है, तो ये जब बुलेट आगे की ओर जा रही है तो ये जब टकराती है तो ये हैवी वुडन ब्लॉक से यहाँ पर टकराती है, ठीक है। एंड इट स्टॉप बाय डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, और ये अंदर जो है वुडन ब्लॉक के अंदर 60 सेंटीमीटर अंदर धंस जाती है, 60 सेंटीमीटर अंदर धंस जाती है। तो व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिविटी फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक, ब्लॉक द्वारा कितना फोर्स इस पर उल्टा एक्सर्ट किया गया होगा। तो जो रिटार्डेशन फोर्स है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, देखिए रिटार्डेशन का मतलब होता है जब एक्सेलरेशन कम होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन ए, इसको हम ए से ही दिखाएंगे एक्सेलरेशन वाले, और बुलेट, तो रिटार्डेशन ऑफ बुलेट यानी बुलेट की स्पीड कम होगी टकराने के बाद, उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये क्यों क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखिए थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर, वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी रुक रही है ना बॉडी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो हो जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ पर देखिए ए तो निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है ए, तो ए इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, तो इस तरह से ये लिखा इसने। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है इनिशियल वेलोसिटी, कितनी स्पीड से आ रही है 92 इंटू 2 इंटू एस कितना है, कितने मीटर गई हो, कितना डिस्टेंस गई 0.6 सेंटीमीटर अंदर गई, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर 9 81 0 0, ये जगह 2 से 12 यानी 1.2, 12 से 81 कटेगा 8 से 72, 84, 12 5 60, माइनस 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये भागेगा, इतने एक्सेलरेशन से ये भागेगा, और माइनस साइन रिटार्डेशन को दिखा रहा है। तो रिटार्डिंग फोर्स बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो रिटार्डिंग फोर्स निकालना है आपको। तो रिटार्डिंग फोर्स निकालने के लिए, रिटार्डिंग फोर्स क्या हुआ, जो रेजिस्टिविटी फोर्स है, तो रिटार्डिंग फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन मास कितना है बुलेट का 0.04 kg, इंटू एक्सेलरेशन कितना है बुलेट का माइनस टाइम 67, यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन को हम माइनस में लिखेंगे तो फोर्स माइनस में होता नहीं है 650, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 से, तो ये 270,000 आएगा, तो यहाँ पर दो पॉइंट ये आ जाएगा, तो 270 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स आएगा बेटा।
तो 270 न्यूटन का यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स आ रहा है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां कि हमसे कह रहा है कि गिव रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। देखिए डाइन एंड न्यूटन के बीच क्या रिलेशन होता है। देखो डाइन जो होता है वो CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन होता है MKS सिस्टम में फोर्स की SI यूनिट। CGS सिस्टम में फोर्स की SI यूनिट डाइन और MKS सिस्टम में फोर्स की SI यूनिट न्यूटन। इनके बीच क्या रिलेशन होता है तो आपको बताइए 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लिखते हैं किलोग्राम, एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन लिखते हैं। तो अब हमको करना है ये MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम को हम लिखेंगे 1000 ग्राम, मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड ही है। तो देखो तो 1000 और ये 100 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,00,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, CGS में यूनिट है। और इसको हम 10⁵ लिख सकते हैं। तो 10⁵ डाइन लिख सकते हैं इसको सीधे सीधे। तो 10⁵ डाइन यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये डाइन और न्यूटन के बीच रिलेशन आ गया भाई। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अ फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइन टू अ हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक फोर्स लग रहा है जिस फोर्स की वैल्यू है 72 डाइन्स। यानी CGS सिस्टम में हमको फोर्स की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 9 ग्राम। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है ये किसी बॉडी पर लग रहा है जो जिसका मास है हमको 9 ग्राम दे रखा है। आपको फोर्स की वैल्यू 9 ग्राम दे रखी है। उसको कितना फोर्स विच मूव्स इज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और बॉडी तो आगे की ओर मूव कर रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो आगे की ओर है बट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो ये कह रहा है आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना होगा। तो मान लो हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन में लग रहा है तो fx, तो fx क्या हो जाएगा, f cos थीटा। ये तो होगा, देखो बेस के साथ क्या बनता है, cos थीटा बनता है। तो f ये परपेंडिकुलर बेस हो गया तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है cos थीटा। तो आपका बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टाइम्स cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, फोर्स कितना है 72 डाइन cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो 72 cos 60 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो 72/2 कितना हो जाएगा 36 डाइन। तो 36 डाइन, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 36 डाइन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मास आपको दे रखा है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा क्योंकि बॉडी आगे की, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स निकालना पड़ता है ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एफ निकाला। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ अपॉन मास। एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ है 36, मास कितना है 9 ग्राम। तो क्योंकि ये ग्राम में ऑलरेडी दे रखे हैं तो कन्वर्ट करने की नहीं है। तो 4 क्या आ गया, 4 क्या आएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा बिकॉज ये CGS सिस्टम में पूरा हमने CGS सिस्टम में लिखा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स, देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। देखिए ये स्प्रिंग से अगर हमने किसी मास को लटका दिया है M मास को और आपने स्प्रिंग खींचा नीचे डायरेक्शन में तो स्प्रिंग क्या होगी, खींच जाएगी। और स्प्रिंग जो खींचेगी नीचे वाली डायरेक्शन में तो नीचे वाली डायरेक्शन मास, तो स्प्रिंग देखो यहाँ से कितना खींची, यहाँ से अगर मान लो इसका x डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग क्या करती है, रेजिस्टिव फोर्स लगाती है पीछे की ओर। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स Fx। इसी फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और वो स्प्रिंग फोर्स जो पीछे की ओर रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली जितना खींचा, जितना डिस्प्लेस हुआ वो ओरिजिनल, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और जैसे हमने मास लटकाया तो ये नीचे की ओर लटका, एक्स नीचे की आ रहा गया। और पीछे को जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है ब्लॉक द्वारा वो इसका स्प्रिंग फोर्स होगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ, एक्चुअली रीस्टोरिंग फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स इज तो इसका हम लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स is a restoring force arising because of compression। या तो कंप्रेशन करो या तो दबा भी सकते हो, जरूरी नहीं खींचा हमने। यही स्प्रिंग था, इसी स्प्रिंग को हमने, इसी मास को हमने दबा दिया बहुत,
तो ये ऐसे हमने इसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने पे भी ये कितना एक्स अंदर की ओर दब गया, तो ये हमने अंदर की ओर कंप्रेस किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको पीछे की ओर फेंकने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स को पीछे की ओर फेंकने की कोशिश करेगा, अपोजिट लगता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका कंप्रेशन या एक्सटेंशन लगेगा। तो कंप्रेस करो या और एक्सटेंशन करो ऑफ स्प्रिंग के, तो स्प्रिंग के एक्सटेंशन और कंप्रेशन में से जो अराइज होता है फोर्स उसी को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स को हम दिखाते हैं एफ से, तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्स यानी डिस्प्लेस, जैसे हमने फोर्स एक्स को नीचे की ओर खींचा ना स्प्रिंग को, तो एक्स खींचा, एक्स डायरेक्शन में नीचे की ओर खींच गया, इतनी दूरी खींच गई, लेकिन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस लगाया, माइनस साइन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो एफ इजिकल टू प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे के, इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए एफ इजिकल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स आ गया, एक्स होता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉरी एक्स तो हो गया चेंज इन लेंथ, एक्स तो हो गया चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितनी चेंज हुई ऊपर को या नीचे को, कंप्रेस होने पे एक्सटेंड होने पे, और के हो गया यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है कि स्प्रिंग कितना स्मूथ है, अगर स्मूथ है जो जल्दी खिंच जाएगा, स्टिफ है यानी बहुत कड़ा है तो बहुत उसको ज़्यादा लगेगी, की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतना स्टिफ स्प्रिंग होगा, और जितना की वैल्यू कम होगी उतना स्मूथ स्प्रिंग होगा। तो के स्मूथनेस उसको बताता है, तो वेयर के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो या फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा हूँ आप माइनस के एक्स के, कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, है ना, जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है खींचने में एक्स का, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से। अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो पता ही है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस और म्यू के होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, हमको एक इस तरह से कर्व दे रखा है और ये हमको एक इंक्लाइन पिन पे देखा है, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है। अभी बॉडी देखिए यहाँ से स्लाइड करते हुए इस कर्व पे इस तरह से स्लाइड करते हुए आ रही है, और ये कर्वीचर है एक्चुअली ये 1/4 ऑफ द सर्किल है, 1/4 ऑफ सर्किल, किसी सर्किल का 1/4 पार्ट, तो 1/4 ऑफ सर्किल दे रखा है हमको ये, और जो ये हाइट है इस इंक्लाइंड प्लेन की वो है 5 मीटर, और इस पर यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 5 मीटर। तो ये हमको दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द बॉटम, जब बॉटम ऊपर से स्लाइड होकर नीचे आ रहा होगा तो नीचे आते समय उसकी स्पीड बॉटम पर उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, तो हमसे फाइंड कर स्पीड ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का बॉटम पे स्पीड कितनी होगी, तो ये फाइंड करना है हमको। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, जब नीचे की ओर इंक्लाइंड प्लेन पे आता है √2gh, ये हमको पता होता है वेलोसिटी का फार्मूला। क्योंकि अगर आप देखें जब ऊपर से कोई भी चीज़ ड्रॉप होती है, अगर आप ऊपर से, क्योंकि ऊपर से अपने आप आएगा नहीं, बॉडी नीचे की ओर ग्रेविटी की वजह से, तो जो ऊपर की ओर ऊपर से नीचे कोई ड्रॉप होता है तो वहाँ पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी बनती है। तो अगर वो ऊपर है और वो एच हाइट से अगर गिर रही है ग्राउंड पर, तो यहाँ पर, और नीचे की एक्सेलरेशन बॉडी का जी लगता है, एक्सेलरेशन यहाँ पर जी वर्क करता है तो यहाँ पर भी जी वर्क करेगा। तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v² - u² इज इक्वल टू 2as होना चाहिए, तो यहाँ पर v² - u² इज इक्वल टू 2gs हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, v² u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, 2gs, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू √2gs, s की जगह हम h भी लिख सकते हैं, दैट इज हाइट 2gh, तो ये 2gh यहीं से आया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रख सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं, जी हम यहाँ पर 10 रखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू,
अदरवाइज 9.8 से होते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम 10 ही लिखते हैं। और एच आएगा, हाइट 5 मीटर है हमारी। देखिए हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट 5 मीटर है, तो वर्टिकल हाइट तो 5 मीटर हो गई। तो वी कितना हो जाएगा, √2GH, इट मीन्स √2 10 × 5, 10 पंचे 50, 100 का वैल्यू 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया वैल्यू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही टॉपिक लेते हैं। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, कि वीडियो लार्ज हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।